नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शांति वार्ता मतलब अमन की पहल। क्या हिंसा की बुनियाद पर अमन कायम किया जा सकता है? जाहिर तौर पर इसका जवाब होगा नहीं। कुछ ऐसे ही हालात रूस यूक्रेन जंग में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त को दो महाशक्तियों के मुखिया शांति प्रस्ताव पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूसी सेना यूक्रेन में नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, तो यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए गए हैं, जिससे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी लगातार डरे हुए हैं। अब ट्रंप 2 मिनट की बातचीत से समाधान चाहते हैं, मगर पुतिन यूक्रेन को मिटाने पर आमादा है। पुतिन की सेना का बारूदी प्रहार यूक्रेन में हाहाकार मचा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप की बातचीत में वॉर पर, इस जंग पर कोई समाधान निकलेगा? रूस यूक्रेन जंग अब और विध्वंसक। पुतिन का बारूदी प्लान, मुश्किल है युद्ध विराम। पुतिन ऑन फायर, कैसे होगा सीज फायर? पंद्रह अगस्त, यह तारीख रूस यूक्रेन जंग को लेकर बेहद खास होने वाली है। इस दिन अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होने जा रही है। इस मीटिंग पर दुनिया की निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि बैठक में रूस यूक्रेन वॉर पर अहम फैसला लिया जा सकता है। ट्रंप की कोशिश है कि किसी भी तरह इस विध्वंसक युद्ध को रुकवाया जा सके, लेकिन इस मुलाकात से पहले यूक्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इधर यूक्रेन सीज फायर के इंतजार में है, तो वहां पुतिन की आर्मी यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रही है। रूस ने यूक्रेन पर MLRS से हमला किया है। रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन में बेहिसाब तबाही मचाई। रूस के इन हमलों से अब युद्ध विराम की संभावनाएं भी कम हो गई हैं। इन हमलों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चौंकाने वाला दावा किया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि शांति वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को यूक्रेन में उतार दिया है। रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर हमले की तैयारी कर रही है। इस बार नए इलाकों में अटैक का प्लान बनाया गया है। ज़ेलेंस्की का तो यहां तक कहना है कि पुतिन युद्ध विराम चाहते ही नहीं है। ज़ेलेंस्की के इन दावों का बड़ा असर 15 अगस्त को होने वाली शांति वार्ता पर पड़ सकता है। संभव है कि ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात बेनतीजा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर पुतिन ट्रंप से बातचीत में सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, तो जाहिर है कि रूस यूक्रेन को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा। शायद इसीलिए ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अलास्का में होने वाली शांति वार्ता में ट्रंप और पुतिन के साथ उन्हें भी शामिल किया जाए, ताकि वो यूक्रेन का पक्ष रख सके। हालांकि ट्रंप के हालिया बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें भी पुतिन के साथ होने वाली शांति वार्ता से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के पहले 2 मिनट में ही पता लग जाएगा कि बात बनेगी या नहीं। ट्रंप ने कहा, मैं अकेले पुतिन के साथ बैठक करूंगा और सीज फायर के लिए अनुरोध करूंगा। इसके लिए पुतिन की शर्तों पर भी गौर किया जाएगा। बैठक के दौरान युद्ध के अलावा अमेरिका और रूस के बीच आपसी रिश्तों पर भी चर्चा होगी। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर कई देशों पर टैरिफ लगाया है। इसमें भारत भी शामिल है। पुतिन से बातचीत के बाद अमेरिका कई बड़े फैसले ले सकता है।
बड़ा सवाल यह है कि क्या ये शांति वार्ता अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या 3.5 साल से जारी इस जंग को ट्रंप रुकवा पाएंगे, या फिर ट्रंप के डायरेक्ट इंटरफेयर से जंग और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी? न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। और इस वक्त सभी की निगाहें हैं, विश्व जानना चाहता है कि रूस यूक्रेन का जंग और ये लड़ाई और ये वॉर आखिरकार कब जाकर थमेगा। 15 अगस्त को 2 महाशक्तियां मुलाकात करने वाली हैं। क्या लगता है, कोई नतीजा निकलेगा या विफल मुलाकात रहने वाली है? बहुत दिल से कह रहा हूं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो दुनिया में जितने जंग हुए हैं वो सब कभी ना कभी 1 महीने के बाद, कभी 1 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद रुक गए हैं। हाँ। और सभी जंग रुके इस तरह से हैं कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़ दें तो बाकी सारे जंग बातचीत के जरिए ही फाइनली सॉल्व किए गए थे। तो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है ये भी रुकेगा। इसको रोकने में एक ही व्यक्ति को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन लड़ कैसे रहा है, यूक्रेन जितने भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, या यूक्रेन अगर आज 100 एंटी टैंक रॉकेट फायर करता है, या यूक्रेन अगर आज 100 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करके रशियन ड्रोन या हेलीकॉप्टर को गिराता है, आंकड़ों के अनुसार ये 100 के 100 रॉकेट जो हैं ये नेटो से या अमेरिका से आ रहे हैं। ये हर रोज नेटो से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, पोलैंड में लैंड करते हैं और उसके बाद ट्रेन में पश्चिम यूक्रेन में एक शहर है लवीव, बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन है, वहां पर उतारे जाते हैं। वहां से हर रोज सुबह 40 ट्रकों में भर के इन गोला बारूद को, जिसमें टैंक के गोले हैं, तोप के गोले हैं, इनको भरकर पूरब की तरफ दोनबास क्षेत्र में लाया जाता है युद्ध के लिए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो इनकी जो हर रोज की सप्लाई है उसको या तो बंद कर दें या थोड़ा कम कर दें। अपने आप ज़ेलेंस्की बातचीत करके शर्त मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। रूस से डोनाल्ड ट्रंप को एक ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पुतिन से कि जब वो ज़ेलेंस्की के हथियारों की सप्लाई को बंद कर देते हैं या थोड़ा कम कर देते हैं, रूस उसका नाजायज फायदा उठाकर पूरब से पश्चिम में नाइपर रिवर की तरफ और हमले ना करे, रूस वहीं पर रुका रहे जहां पर आज तक वो पहुंचा है। नहीं, लेकिन आपने जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि एक तरफ तो हथियारों की सप्लाई वो ज़ेलेंस्की को कर रहे हैं ट्रंप, और यहाँ पर आकर वो पुतिन से मुलाकात, और यहाँ पर संभावना जता रहे हैं कि बैठक में 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि भाई पुतिन यानी ज़ेलेंस्की और पुतिन जो है वो शांति चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, या आगे की दिशा इस युद्ध की क्या होने वाली है। तो ये एक दुनिया में अलग संदेश जा रहा है, लेकिन आप और ये पूरा विश्व जानता है कि ज़ेलेंस्की को यानी यूक्रेन को हथियारों के दम पर कौन मदद कर रहा है। जी हाँ, देखिए, पुतिन तो तभी युद्ध विराम करेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप एक छोटी सी बात मान जाए। छोटी सी बात यह है कि यूक्रेन का करीबन 20% भाग रशियन फोर्सेस के नीचे है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन। क्रीमिया रशिया ने 2015 में ले लिया था। अब ज़ेलेंस्की मान नहीं रहे हैं पुतिन की इस मांग को कि ये जो 5 जगह है ये रूस में विलय कर दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि 3.5 साल के युद्ध के बाद और करीबन $35 बिलियन के हथियार सप्लाई के बाद भी आज तक ज़ेलेंस्की की फौज पश्चिम से पूरब में हमला करते हुए रूस की सेना को डोनबास से पूरब की तरफ खदेड़ नहीं पाई है। तो जब 3.5 साल में नहीं कर पाए तो भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़ेलेंस्की को समझाना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप समझाएंगे कि भाई तुम 20% जो ईस्टर्न डोनबास का एरिया है वो रूस को दे दो। ऐसे भी अगर हम आगे देखें जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन क्या फिर यूक्रेन मानेगा हिस्सा देने के लिए? यूक्रेन या ज़ेलेंस्की आसानी से मानेंगे?
जी हाँ, ज़ेलेंस्की आसानी से नहीं मानेंगे, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो यूक्रेन का संविधान है, वह कहता है कि ईस्टर्न डोनबास जो है, यानी ये ज़ेपोरिज़िया, खेर्सोन, क्रीमिया, ये सब यूक्रेन का अभिन्न हिस्सा है, उनके संविधान में लिखा है। हम्म। और दूसरी बात है, ज़ेलेंस्की अगर इसको मान गए तो वह उनके पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाएगा। जो आने वाले समय में इलेक्शन होगा, ज़ेलेंस्की और उनकी पार्टी हार जाएगी हम्म। इलेक्शन। हम्म। तो ज़ेलेंस्की के लिए पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा। हम्म। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि पुतिन तो घुस चुके हैं यहाँ पर, जम चुके हैं। हम्म। अगर हम पिछले 3 महीने का युद्ध देखें तो हर रोज रूस की सेना करीबन 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, हम्म। अलग-अलग फ्रंट में। हम्म। और कहीं पर भी ज़ेलेंस्की की सेना पश्चिम से पूरब की तरफ 100 मीटर भी नहीं घुस पाई है। ये अलग बात है कि ज़ेलेंस्की बीच-बीच में ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अंदर घुसकर एक बढ़िया शानदार हमला कर देते हैं, जो कि टीवी में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका ज़मीनी युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम्म। ज़मीन पर ज़ेलेंस्की की फौज हर और रोज यूके 100 देवनाथ जी, मीटर, अभी 200 मीटर। ब्रिटेन कह रहा है कि भले ही पुतिन और ट्रंप जो है वो 15 तारीख को मुलाकात कर रहे हो, लेकिन ट्रंप विश्वास योग्य नहीं है, ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ये कह रहे हैं। और हाल ही में जो गतिविधियां लगातार पूरे विश्व भर में हुई है, उसमें जैसे कि क्रेडिट लेने की होड़ एक डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गई है, या आदत कह लीजिए इस पर, और लगातार इसको लेकर पुतिन ने भी पहले भी कहा कि किस तरीके से एक अभिनय के किरदार में वो हमेशा नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक संदेह पैदा होता है ट्रंप की मुलाकात से। इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन को ट्रंप पर ज्यादा भरोसा नहीं है। इनफैक्ट आज विश्व के सारे देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इनको भी ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ट्रंप भारत के साथ जो कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, वो तो जग जाहिर है। तो रूस जानता है कि ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जग जाहिर बात है कि ट्रंप सिर्फ एकमात्र कड़ी बचे हैं, आखिरी कड़ी बचे हैं, जो कि ज़ेलेंस्की को काबू में ला सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की। मोदी जी ने ज़ेलेंस्की को बार-बार समझाया कि शांति समझौता साइन कर लो, भले ही इसके लिए छोटे-छोटे त्याग करने पड़े। उसके बाद बातचीत के जरिए आप तय कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की को मोदी जी ने समझाया कि एक बार शांति समझौता साइन कर लो, उसके बाद बातचीत होगी। बातचीत में आप देख लेना कि कौन पूरब की तरफ 30 किलोमीटर जाता है, कौन पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर जाता है। पहली जरूरत है कि ज़ेलेंस्की की फौज रूस की फौज पर हमला बंद करे और रूस की फौज ज़ेलेंस्की की फौज पर हमला बंद करे। 3.5 साल की लड़ाई के बाद अब यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके जितने बड़े-बड़े अच्छा सर, कारखाने हमने थे, क्योंकि देखा था ज़ेलेंस्की से भी एक तीखी हमने देखा था वो कॉन्वर्सेशन, जो जिस तरीके से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का सीधा जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की नजर आए थे, और दोनों के बीच में उतनी अच्छी मुलाकात वो रही नहीं युद्ध विराम से संबंधित। अब चूंकि वो पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर क्या लगता है क्या कि पुतिन कौन कौन सी शर्तें रख सकते हैं जो ऐसे समय पर नजर आती हैं, कि किन किन चीज़ों को प्राथमिकता अभी पुतिन दे सकते हैं कि इनकी शर्त मान लीजिए और तभी युद्ध विराम के लिए मानेंगे? 2 ही चीजें पुतिन को चाहिए। बड़ी चीज ये है कि ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन भविष्य में कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बार हाँ कर दें, ये बड़ी चीज। युद्ध इसीलिए चालू हुआ था। और छोटी चीज ये है कि ये जो 4 प्रांत हैं पूर्वी दोनबास में, खेर्सोन, ज़ेपोरिज़िया, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ये हमेशा के लिए रूस में विलय हो जाए। ये बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इन एरिया में पहले से भी रशियन मूल के जो लोग हैं, जो रशियन भाषा बोलते हैं, वह उनकी पॉपुलेशन 50%, 60%, 70% थी। तो ऐसे भी रूस ने 1992 के बाद से हमेशा दावा किया कि यूक्रेन का यह हिस्सा जहां रशियन मूल के लोग, रशिया बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, वो रूस का हिस्सा होने चाहिए। ये तो रूस 1992 से ही बोल रहा है। तो ये बहुत छोटी चीज है, ज़ेलेंस्की को ये मान लेना चाहिए। हाँ। ताकि लेकिन वो क्यों नहीं मान रहे हैं फिर? ये दोनों शर्तें जो हैं वो क्यों नहीं मान रहे हैं? हिंदी में एक कहावत है कि पश्चिमी देशों ने, नेटो देशों ने, अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को चने के झाड़ में चढ़ा दिया। ज़ेलेंस्की को ये आज से 3.5 साल पहले की बात है, फरवरी के महीने में रूस ने बार-बार ये समझाया, 1 फरवरी से लेकर
फरवरी के 18 तारीख तक रूस ने यह समझाया, ये आज से 3.5 साल पहले की बात है, कि भाई नेटो मत ज्वाइन करो। लेकिन जेलेंस्की ने जिद ठान ली कि यूक्रेन ज्वाइन करेगा नेटो को, जबकि नेटो खुद यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि नेटो की काफी सारी कंडीशंस हैं कि नेटो का मेंबर बनने के पहले यूक्रेन को एक शर्त है कि यूक्रेन में करप्शन कम होना चाहिए। हाँ। यूरोप के सब देशों में सबसे ज्यादा करप्शन यूक्रेन में है। नेटो की दूसरी शर्त थी कि नेटो में मिलने के पहले पूरे के पूरे यूक्रेन को यह तय करना पड़ेगा कि भविष्य में जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएंगे तो सिर्फ यूरो में व्यापार करेंगे। ऐसी काफी सारी शर्तें थी। तो नेटो ने बोला कि अगर जब तक जेलेंस्की इन शर्तों को नहीं मानते तब तक नेटो का मेंबर नहीं बन सकते। अभी देख लीजिए 3.5 साल हो गए युद्ध को, अभी तक नेटो ने यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाया। तो अमेरिका ने और नेटो ने जेलेंस्की को चने के झाड़ पे तब चढ़ा दिया जब रूस ने 15 फरवरी को 18 फरवरी को बोला कि अगर जेलेंस्की नेटो ज्वाइन करेंगे तो रूस की फौज यूक्रेन में घुसकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेगी, जो कि दूसरा कहना था कि एक छोटा सा हमला करेगी, कीव तक चली जाएगी और कीव राजधानी पर कब्जा कर लेगी। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ने इतनी बड़ी तादाद में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें जेलेंस्की की फौज को अगले एक हफ्ते में दे दी कि रूस के लिए ये असंभव हो गया अपनी टैंकों को कीव की तरफ बढ़ाना। रूस का कोई भी टैंक अगर कीव की तरफ बढ़ता लेकिन जब इतना फायदा दे ही रहे हैं, ट्रंप लगातार जेलेंस्की को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो पूरा बैक कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अपने तमाम हथियार वो इतने, आपने जैसे कि बताया $35 बिलियन तक के हथियार सप्लाई कर चुके हैं अभी तक। तो ये वार्ता का दिखावा कैसा फिर? ये शांति बहाली हो या शांति वार्ता हो, ये दिखावा क्यों फिर? इसका सबसे बड़ा कारण तो है कि अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि प्राइवेट उद्यमी होते हैं, अमेरिका में जो डिफेंस प्रोडक्शन के सिस्टम्स हैं वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट उद्यमी, हम कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं, वह जब हथियार बना के यूक्रेन को दे रहे हैं अमेरिका की सरकार के कहने पर, उसकी पेमेंट यूक्रेन से अभी तक पिछले 3.5 साल में अमेरिका को नहीं हुई है। तो अमेरिकन जो एक कैपिटलिस्ट हैं, धनाढ्य हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको पैसा कहां से मिल रहा है? अमेरिका ने अमेरिकन टैक्स पेयर के मनी से एक फंड सा बनाया हुआ है। तो जैसे ही अमेरिका में समझिए एक कंपनी है, वो 100 एंटी टैंक मिसाइलें दे देती हैं यूक्रेन की आर्मी को, तो अमेरिका का जो ये फंड है, जो कि अमेरिका के पैसे से ही डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, जो बाइडेन ने बनाया है, उस कंपनी को पेमेंट हो जाती है। लेकिन वो पैसा अमेरिकन टैक्स पेयर का है, वो पैसा यूक्रेन से नहीं आया। यूक्रेन ये बोल रहा है कि भविष्य में जब युद्ध रुक जाएगा तो यूक्रेन पाई पाई करके इस पैसे को अमेरिका को वापस करेगा अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में। जी ठीक है, आपको क्या लगता है क्या कि एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है डोनाल्ड ट्रंप का, अब 15 अगस्त के बाद थोड़ी बहुत गुंजाइश लगती है आपको? आपका आकलन क्या कहता है? क्या लगता है कि 3.5 साल से जारी ये युद्ध अब कहीं ना कहीं थमेगा, या किसी कंडीशंस पर दोनों देश थोड़ा थोड़ा पीछे होंगे, या एक दूसरे पर हमले थोड़े कम करेंगे? पुतिन क्या पीछे होंगे? बेशक पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह वहीं तक पीछे हटेंगे जहां तक कि 1992 से उनका क्लेम लाइन था। यानी वो ईस्टर्न डोनबास, पूर्वी डोनबास का जो क्षेत्र है, उसे नहीं खाली करेंगे। कंसेशन वो क्या देंगे कि चलो ठीक है, यूक्रेन का जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है युद्ध के बाद, उसमें रशिया भी मदद करेगा। देखिए, यूक्रेन तो रशिया का ही हिस्सा था, रशिया का सबसे प्रभुत्वशाली, रशिया का सबसे धनाढ्य प्रांत था। तो रूस यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार है युद्ध के बाद। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन के लोग जो है रूस में शादी करते हैं और रूस के लोग भी यूक्रेन में शादी करते हैं। दोनों देशों में बहुत ही घनिष्ठ रोटी बेटी का संबंध है। तो बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन के लोग जो हैं रूस में आज भी रहते हैं, वो रूस के सिटीजन हैं। तो उभय पक्ष एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले
जेलेंस्की को युद्ध विराम की शर्तों को मानना पड़ेगा। जेलेंस्की अपनी जिद पर लटके हुए हैं क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल करियर पूरा ही तरह से डावाडोल होते मतलब हुए या तो ये जंग रुकेगी तो पुतिन की शर्तों पर रुकेगी, जैसा कि आपने बताया कि वो जो 4 प्रांत जिनका आप नाम ले रहे हैं वो या तो आप दे दीजिए, पूरी तरीके से हमारे हिस्से कर दीजिए या विलय कर दीजिए आप रूस में, या तो शर्तों को मान लीजिए या तो फिर आप युद्ध रुकवा लीजिए। मतलब 2 कंडीशंस हैं और दोनों पुतिन की हैं, फिर इसमें चल सिर्फ पुतिन की रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपर हैंड तो अभी तक रूस का ही है, पुतिन का है। देखिए, ये युद्ध जो है ऐसा युद्ध है जिसमें रूस कभी भी हार नहीं सकता, और ये युद्ध ऐसा है जिसमें यूक्रेन कभी भी जीत नहीं सकता। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन को पश्चिमी देश, नेटो, अमेरिका कितना भी हथियार दे दें, यूक्रेन कभी इस युद्ध को जीत नहीं सकता, क्योंकि रूस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यूक्रेन की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। इसी तरह से आर्म्स इंडस्ट्री की बात करें, यूक्रेन की आर्म्स इंडस्ट्री अच्छी है, मजबूत है, लेकिन रशिया की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो 10 गुना ज्यादा मजबूत है। तो यूक्रेन ये युद्ध जीत नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, और रशिया इस युद्ध को हार नहीं सकता, भले ही अमेरिका कुछ कर ले। तो जेलेंस्की को झुकना पड़ेगा। पहले कम से कम इतना तो एक बार बोल दें कि नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर जेलेंस्की एक बार इस पर मान जाए कि वो भविष्य में नेटो को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कि अभी 15 अगस्त के जो बाद जो बातचीत अलास्का में शुरू हो रही है वो आधा सक्सेस हो जाएगा। जी, यानी कि नाटो में अगर वो मना कर देते हैं कि चलिए ठीक है, युद्ध रुकवाने के लिए अगर हमें एक बलिदान भी देना पड़े या कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम राजी हैं। आपको लगता है कि अगर नाटो में ये ऑप्शन बनता है अगर जेलेंस्की के सामने, तो जेलेंस्की मान सकते हैं नाटो में नहीं विलय करने का या उसमें नहीं ज्वाइन करने का? जी हाँ, आज तक हो ये रहा है कि यूरोप के जो देश हैं वो अमेरिका की शह पर ये कह रहे हैं यूक्रेन को कि भविष्य में यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये बता दूं कि जेलेंस्की नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं 2016 से। 2016 से लेकर 2022 तक 8 साल, और उसके बाद पिछले 3.5 साल का युद्ध जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया। तो इतने दिन जब शामिल नहीं किया, और ये युद्ध जिसमें कि नेटो ने सामने आकर जेलेंस्की को मदद करना था, नेटो सामने नहीं आया। नेटो ने एक भी सोल्जर को लड़ने के लिए नहीं भेजा। नेटो ने क्या किया, सिर्फ अपने यहाँ हथियार दे दिए। वैसे मैं आपको बताऊं ये हथियार हैं कौन से। यूरोप के देश या अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में हथियार बना के अलग अलग जगह स्टोर्स में, डिपोज में, हथियार डंप में रखते हैं रूस के खिलाफ लड़ने। अब वो हथियार जो होते हैं गोला बारूद होते हैं, किसी भी चीज की तरह से केमिकल होता है उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव होता है, उसकी लाइफ होती है 10 साल 20 साल। वो जो उसका हथगोला है, उसका रॉकेट है या मिसाइल है, उसके जो इंजन के अंदर प्रोपेलेटर है, वो 10 साल 20 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो नेटो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है कि जितने ये 10 साल 20 साल पुराने रॉकेट, मिसाइल, टैंक के गोले, तोप के गोले हैं जिनकी उम्र 20 साल हो गई है, लाइफ एक्सपायरी हो रही है, वो उठा उठा के जेलेंस्की को दे रहे हैं ट्रकों में भर भर के। तो ये रोक दें, परसों ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफ से आप दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई शांति कायम हो या शांति बहाल हो, एक वैश्विक स्तर पर ये मैसेज जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये विश्व जानता है कि जेलेंस्की को मदद भी यही कर रहे हैं जो अब दिखावा कर रहे हैं। लेकिन क्या डायरेक्ट इंटरफेरेंस शांति लाएगा या युद्ध को और ज़्यादा भड़काएगा, ये आने वाला समय बताएगा, और ये कितनी कारगर मुलाकात साबित होती है ये भी 15 अगस्त को ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय और अपना विश्लेषण रखने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।